हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज हम अकाउंटिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली सभी बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको अगर अकाउंटिंग टर्म्स ही क्लियर नहीं होंगी तो आपको आगे के चैप्टर समझने में दिक्कत होगी, आपको आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, और वीडियो देखने से पहले एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। पसंद आए तो लाइक भी कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो बस अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर सेकंड। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर असेट का मतलब समझेंगे। जनरली बुक्स के अंदर या फिर दूसरे टीचर्स जो हैं इस चैप्टर को बिजनेस ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से वही बात बोलूंगा जो बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर बोली थी कि हर चीज को समझने का अपना एक टाइम होता है। तो जो चीज जहां समझनी चाहिए मैं आपको वहीं समझाऊंगा। सबसे पहले अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब देखोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऐसे बहुत सारे टर्म्स आते हैं जिसके बारे में आपको अभी तक पता भी नहीं है। तो इसीलिए जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करते रहो, आपको आगे के कॉन्सेप्ट अपने आप स्मूथली समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो हमारी पहली टर्म है असेट। अभी असेट का मतलब क्या होता है? Asset refers to property or things owned or controlled by business which can be expressed in terms of money। तो देखो asset का मतलब क्या लिखा हुआ है। asset का मतलब या तो कोई प्रॉपर्टी या तो कोई थिंग ओन्ड और कंट्रोल बाय बिजनेस। तो कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी थिंग जिसको ओन्ड और कंट्रोल करता है बिजनेस। ओन्ड का मतलब है कि बिजनेस उसका ओनर है, और कंट्रोल करने का मतलब है कि बिजनेस के पास उसका कंट्रोल है। तो कोई भी प्रॉपर्टी और कोई भी थिंग हमारी एसेट कहलाएगी अगर उसको कंट्रोल और ओन्ड करता है बिजनेस। सिंपल सा मीनिंग है एसेट का, विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये तो हमें पता ही है, हम फर्स्ट चैप्टर से देखते हुए आ रहे हैं। अकाउंटिंग के अंदर वही चीजें आती हैं जिनको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ध्यान से दोबारा देखोगे, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी थिंग जिसको ओन या कंट्रोल करता है बिजनेस, वो बिजनेस के लिए एसेट कहलाएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं तब जाके और अच्छे से क्लियर होगा। आप ये देखो, आपके सामने ये एक सुपरमार्केट है। यहाँ पर देखो, इसको ऑब्जर्व करो क्या क्या सामान यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसमें से मैं आपसे पूछता हूँ कि इस सुपरमार्केट की एसेट क्या क्या है। सुपरमार्केट भी एक बिजनेस है। तो ध्यान से आप देखोगे, यहाँ पर जो है चारों तरफ लाइट लगी हुई है। ये लाइट जो है सुपरमार्केट की एसेट है, क्योंकि ये सुपरमार्केट की अपनी है और इसके ऊपर सुपरमार्केट का कंट्रोल है। ये जो रैक्स लगे हुए हैं, ये रैक्स भी सुपरमार्केट के अपने हैं, क्योंकि इनका इसके ऊपर कंट्रोल है। ये जितना भी सामान यहाँ रखा हुआ है, ये सारा सामान, ये सब बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि इन सारे सामान का ओनर बिजनेस है और सारे सामान को कंट्रोल भी बिजनेस करता है। यहाँ जितने भी एसी लगे होंगे, ये सारे के सारे एसी बिजनेस के खुद के हैं, तो बिजनेस इनका ओनर है, तो ये बिजनेस के एसेट है। क्लियर हो रही है बातें कि एसेट का मतलब क्या क्या होता है। यहाँ पर देखो कंप्यूटर रखा हुआ है, कैश काउंटर पे जहां पर बिल बनता है वहां पर ये कंप्यूटर रखा हुआ है। कंप्यूटर में प्रोडक्ट को स्कैन करा जाएगा, उसके बाद बिल जनरेट करा जाएगा। तो यहाँ पर जो ये कंप्यूटर है ये भी एसेट है। तो एसेट का मतलब है हर वो चीज जो बिजनेस की खुद की है या फिर बिजनेस का जिसके ऊपर कंट्रोल है। सिंपल सा लॉजिक है एसेट को डिफाइन करने का। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें कि एसेट का मतलब और क्या क्या हो सकता है, तो हम कहते हैं कि एसेट हमारे लिए इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, यानी पैसा कमाने का जरिया होता है। यहाँ पर जितना भी सामान रखा हुआ है सुपरमार्केट के अंदर, ये सारा सामान बिजनेस के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है, क्योंकि बिजनेस इसको बेचेगा और इससे पैसा कमाएगा। जितनी भी लाइट लगी हुई है, जितना भी एसी लगा हुआ है, ये सब बिजनेस के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है। अगर ये ना होता तो सुपरमार्केट कभी भी बिजनेस नहीं कर पाता। तो ये सुपरमार्केट बिजनेस कर पा रहा है क्योंकि उसके पास एसेट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एसेट का मतलब वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस जिनकी वजह से हमारा बिजनेस चलता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी सामान रखा हुआ है जो बिजनेस का खुद का है और जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल है, वो सब कुछ बिजनेस का एसेट कहलाएगा। एक बार और डेफिनेशन को देखो, एसेट्स रेफर्स टू प्रॉपर्टी और थिंग ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय बिजनेस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो समझ में आ गया, दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। तो एसेट जो है बिजनेस के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं, पैसा कमाने का जरिया होते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो फैक्ट्री के अंदर पड़ी हुई मशीनरी आपके लिए एसेट है, क्योंकि अगर वो मशीन ना होती तो आपकी प्रोडक्शन नहीं होती, प्रोडक्शन नहीं होती तो आपका सामान बनता कैसे, बनता ही नहीं तो बिकता कहां से, तो प्रोडक्ट बनता ही नहीं अगर मशीनरी ना होती। तो इसीलिए मशीनरी आपकी एसेट है, क्योंकि वो आपका इकोनॉमिक रिसोर्स है। तो समझ में आ रही है बातें, और अच्छे से समझते हैं। एसेट की एक और डेफिनेशन दी गई है, एनीथिंग व्हिच विल इनेबल अ बिजनेस टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। क्या बोला गया है कि हर वो चीज जिसकी वजह से बिजनेस को पैसा मिलता है, जिससे बिजनेस पैसा कमा पाता है, बिजनेस पैसा कमाने के लिए इनेबल हो जाता है, या फिर जिससे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, वो बिजनेस के लिए एसेट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 में ही बोला था कि जो कैश है वो हमारे लिए एसेट है, और हर वो चीज जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देती है वो भी हमारे लिए एसेट है। सिंपल सा मतलब है एसेट का। इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखो,
जो हमारा सामान रखा हुआ है, ये सब सामान जिसको हम बेचने जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टॉक, या फिर आप बोल सकते हो गुड्स। बिजनेस जिन आइटम्स में डील करता है, जिन आइटम्स को बिजनेस सेल परचेस करता है, उसको हम स्टॉक या फिर गुड्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जितना भी ये सामान रखा हुआ है, ये सब बिजनेस का स्टॉक है। तो ये सारा सामान बिकेगा तभी बिजनेस के पास पैसा आएगा। तो बिजनेस के लिए ये स्टॉक है और ये बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। जितने भी एसी रखे हुए हैं, जितने भी लाइट लगी हुई है, ये सब बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे, क्योंकि अगर ये है तभी बिजनेस चल पा रहा है। तो समझ में आ रही है आपको बात? कैश काउंटर में जो कंप्यूटर रखा है वो भी हमारा एसेट है, वो भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि अगर बिल ही जनरेट नहीं होगा तो सामान कैसे बिकेगा? कैश काउंटर में रखा गया कैश, वो तो अपने आप में इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्योंकि अगर कैश है तो आप सब कुछ कर सकते हो, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, जो फायदा उठाना है उठा लो। तो कैश तो ऑटोमेटिकली एसेट के अंदर आ जाता है। तो कैश हमारे लिए एसेट है, और हर वो चीज जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है या फिर जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है और बिजनेस उसे ओन्ड करता है, बिजनेस का उसके ऊपर कंट्रोल है, तो फिर उस केस में वो बिजनेस के लिए एसेट कहलाएगी। एग्जांपल देख लो इसका, कैश एंड बैंक। आपके पास कैश पड़ा है या बैंक में बैंक बैलेंस पड़ा है, दोनों ही आपके लिए एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपकी खुद की है तो फिर वो आपके लिए एसेट है। मशीनरी, ये तो मैंने आपको बता दिया, मशीनरी आपके लिए एसेट है। स्टॉक, स्टॉक भी आपके लिए एसेट है। कंप्यूटर, ये भी आपके लिए एसेट है। डेटर्स, अब ये डेटर्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस बिना उधार के नहीं चलता। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको उधार लेना भी पड़ेगा और उधार देना भी पड़ेगा, यानी क्रेडिट, सेल और परचेस तो करनी पड़ेगी। तो एग्जांपल सुनो, अगर मान लो आपने किसी मिस्टर ए को सामान उधार पे दिया है, तो उस केस में जो मिस्टर ए है वो आपके लिए डेटर है, क्योंकि उसने आपको पैसा देना है। आपके पास मिस्टर ए से पैसा आने वाला है, मिस्टर ए को आप एसेट की तरह देख रहे हो कि भाई मैंने इसको सामान तो बेच दिया, अब फ्यूचर में ये मेरे को पैसा देगा, तो ये डेटर भी हमारे लिए एसेट है। तो जिससे भी हमें पैसा मिलने वाला है, इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, वो हमारे लिए एसेट है। बात खत्म। तो यहाँ पर डेटर भी हमारे लिए एसेट है। बाकी डेटर को अलग से देखेंगे, हमें तो एक एक अकाउंटिंग टर्म्स को डिटेल में देखना है, तो जब डेटर का नंबर आएगा तो उसको भी देखेंगे। तो समझ में आ रही है आपको बात? एसेट का मतलब क्या होता है? अब देखो, हम एसेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप्स के हमारे पास एसेट होते हैं। पहला होता है हमारा नॉन करंट एसेट, दूसरा होता है हमारा करंट एसेट, और तीसरा होता है हमारा फिक्टिशियस एसेट। तो ये 3 टाइप के हमारे पास एसेट होते हैं। सबसे पहले अगर मैं नॉन करंट एसेट की बात करूं तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, फिक्स एसेट। पहले जो है नॉन करंट एसेट को बोला जाता था लॉन्ग टर्म एसेट, लेकिन बाद में उसका नाम बदल के नॉन करंट एसेट रख दिया। उसी तरीके से जो करंट एसेट है उसको पहले बोला जाता था शॉर्ट टर्म एसेट, लेकिन अब उसका नाम करंट एसेट रख दिया। तो करंट एसेट हमारी शॉर्ट टर्म एसेट होती है, जबकि नॉन करंट एसेट हमारी लॉन्ग टर्म एसेट होती है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो तो सेम ही है। तो अब इसको डिटेल में देखते हैं। उससे पहले ही देखो, नॉन करंट एसेट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है। एक होता है हमारा टेंजिबल एसेट, दूसरा होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट। अब ये सारा कुछ होता क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नॉन करंट एसेट से। तो मैंने आपको बताया नॉन करंट एसेट का मतलब लॉन्ग टर्म एसेट, ऐसी एसेट जो लंबे समय तक चलेगी। देख लेते हैं क्या लिखा है। Assets which are held by an entity or enterprise not with the purpose to resell but are held either as investment or to facilitate business operations। तो नॉन करंट एसेट का सिंपली मीनिंग है कि ऐसी कोई एसेट जिसको आपने रीसेल के पर्पस से नहीं खरीदा। अगर आप किसी एसेट को रीसेल पर्पस से खरीदते हो तो वो आपके लिए नॉन करंट एसेट नहीं कहलाएगी। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो स्टॉक, गुड्स, जिन सामान में बिजनेस डील करता है, जिस सामान को बिजनेस खरीदता बेचता है, वो बिजनेस के लिए नॉन करंट एसेट नहीं है। तो नॉन करंट एसेट में से स्टॉक को बाहर करा गया। तो नॉन करंट एसेट के अंदर क्या आता है? तो नॉन करंट एसेट का मतलब हो गया ऐसी एसेट जिसको आपने एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदा है या फिर अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है। अब मैंने आपको पहले बताया था नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म एसेट। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीदी हो, चाहे बिजनेस में इस्तेमाल करने के पर्पस से खरीदी हो, लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग ने एक टाइम लिमिट सेट कर रखी है। नीचे वाली लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स दोस एसेट आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। नॉन करंट एसेट के अंदर वही एसेट आएंगे जिनको बिजनेस लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदता है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? मोर देन 12 मंथ्स। अगर आप कोई भी एसेट को 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए एज अ इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो या फिर बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहे हो, तो फिर उस केस में वो एसेट आपके लिए नॉन करंट एसेट कहलाएगी। तो एक बार यहाँ पर देखते हैं कि नॉन करंट एसेट क्या होता है। तो हमने देखा कि नॉन करंट एसेट का मतलब वो एसेट जिसको हम 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी लाइटें लगी हैं इन सबको हम 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जितने भी एसी लगे हुए हैं उसको हम 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जितने भी रैक्स लगे हुए हैं इसको हम 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होता है, तो इन सबको हम मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर इस्तेमाल करने वाले हैं। जबकि नॉन करंट एसेट ने स्टॉक को अपनी डेफिनेशन से बाहर कर दिया। यहाँ पर देखो स्टॉक क्या है, जितना भी ये सामान रखा हुआ है जो सेल होने वाला है वो सब हमारा स्टॉक है। ये सारा सामान रीसेल पर्पस से खरीदा गया है, इसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर देंगे। ये सामान जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी बिक भी जाएगा, तो ये स्टॉक तो नया आता जाएगा। ये कोई 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है, तो इसीलिए इसको नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन से बाहर करा गया है। स्टॉक जो है हमारा करंट एसेट होता है। तो जब हम करंट एसेट देखेंगे तो वहां पर हम स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि स्टॉक करंट एसेट नहीं होता,
बाकी जितना भी आइटम जो कि 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर, बिलिंग के लिए जो एक कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, ये भी हमारा नॉन करंट एसेट है क्योंकि ये भी 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल होता है और हम इनको बेचने के पर्पज से लेकर नहीं आए होते। हम नॉन करंट एसेट को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के पर्पज से लाए होते हैं। तो समझ में आ गया? इसका एग्जांपल देखो, फिक्स एसेट सच एज मशीनरी। मशीनरी हमारी नॉन करंट एसेट है। मशीनरी हम कोई बेचने के लिए नहीं खरीदते, मशीनरी हम खरीदते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए। मशीनरी को हम हर साल नया नहीं खरीदते, एक मशीन कई सालों तक चलती है, तो मशीनरी हमारी नॉन करंट एसेट है। बिल्डिंग अगर हमारी अपनी खुद की है तो वो हमारे लिए एसेट है, और बिल्डिंग को हम रोज रोज तो नहीं खरीदते। बिल्डिंग के अंदर हम काम करेंगे और लंबे समय तक काम करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग को हम अपने बिजनेस ऑपरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो है किसी बिल्डिंग को खरीद लेते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, तो अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी खरीदेंगे तो भी 1 साल में तो नहीं बेचेंगे, कई सालों तक उसको अपने पास रखेंगे, तो वो आपके लिए नॉन करंट एसेट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद लिए, बॉन्ड खरीद लिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, आपने शेयर्स खरीदे तुरंत बेचने के लिए नहीं, लंबे समय तक, 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड तक अपने पास होल्ड करने के लिए, ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो उसके इसमें वो आपके लिए नॉन करंट एसेट है। या फिर जो है आपने बैंक में एफडी करवा ली, तो वो भी 1 साल से ज्यादा की होती है, तो उस केस में वो भी आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पर एक लाइन और रह गई, नॉन करंट एसेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। तो नॉन करंट एसेट को हम आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन में ही, 1 हफ्ते में नॉन करंट एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपनी मशीनरी बेचनी है, बिल्डिंग बेचनी है, तो 2-4 महीने का वक्त तो लगेगा। इतना इजीली नॉन करंट एसेट कैश में कन्वर्ट नहीं होता। तो समझ में आ गया? नॉन करंट एसेट का मतलब लॉन्ग टर्म एसेट, 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एसेट। अगर आप इतना ध्यान रखोगे तो आपको सारी बातें अपने आप याद आ जाएंगी। अब देखो, नॉन करंट एसेट को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट। तो ये सब एसेट का ही फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगर आपको एसेट का मतलब अच्छे से पता है तो ये क्लासिफिकेशन तो आप आराम से कर लोगे। तो टेंजिबल एसेट कौन से एसेट होते हैं? एसेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन बी सीन एंड टच। तो जो एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारे लिए टेंजिबल एसेट कहलाती है। बहुत आसान है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब हमारे लिए टेंजिबल एसेट है। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जबकि अगर इंटेंजिबल एसेट की बात करूं, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोस एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन नॉट बी सीन एंड टच। तो जिन एसेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट कहलाती है। इसका एग्जांपल देखो, गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस का नाम, जो बिजनेस की इज्जत बनी हुई है इतने सालों की। तो बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो आपको दिखाई तो नहीं देगी, वो इंटेंजिबल है, लेकिन आपके लिए एसेट है, वो आपको कमा के दे रही है, आपके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है। आपके बिजनेस का नाम जितना बड़ा होगा, आपकी सेल उतनी ही ज्यादा होगी। तो गुडविल हमारा एक बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट एसेट होता है। उसी तरह है हमारा पेटेंट। पेटेंट भी हमारा इंटेंजिबल एसेट है। अगर आपने कोई इनोवेशन करा, कोई नया प्रोडक्ट बनाया और आप चाहते हो कि आपका जो इनोवेशन करा हुआ प्रोडक्ट है, उसके प्रोसेस को कोई भी चोरी ना कर ले, कॉपी ना कर ले, तो उस केस में आप अपने प्रोसेस को, इनोवेशन को पेटेंट करवा लेते हो। अब मान लो कोई आपके इनोवेशन को, आपके प्रोसेस को इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसको आपके इनोवेशन को इस्तेमाल करने से पहले आपकी परमिशन लेनी होगी। आपसे वो परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो उसको यूज कर सकता है। और परमिशन तो आप फ्री में दोगे नहीं। अगर आपने किसी चीज को पेटेंट करवाया है तो सीधी बात है, आप उसके लिए पैसे चार्ज करोगे। तो पेटेंट भी आपका एसेट है, आपको पैसा कमा के दे रहा है। उसी तरीके से ट्रेडमार्क, अगर मान लो आपके बिजनेस का कोई सिंबल है, आपके कंपनी का कोई नाम है, बिजनेस का कोई नाम है, आप चाहते हो कि इसको कोई कॉपी ना करे, आपका नाम बहुत बड़ा बन चुका है, तो आप क्या करोगे? आप अपने सिंबल को, नाम को ट्रेडमार्क करवा लोगे, ताकि जो है इसको कोई दूसरा पर्सन कॉपी ना कर पाए। उसी तरीके से हमारा आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी हमारा इंटेंजिबल एसेट है। सॉफ्टवेयर जो है पेन ड्राइव में आता है, सीडी के अंदर आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको दिखाई नहीं देता, आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। पेन ड्राइव और सीडी तो हार्डवेयर है, जबकि उसके अंदर डला हुआ होता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन वो हमारे कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो ये हो गया हमारा टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। तो हमने सबसे पहले एसेट को देखा कि आखिर हमारे बिजनेस के अंदर कौन कौन सी आइटम को हम एसेट कह सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एसेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो एसेट के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। सबसे पहले हमने नॉन करंट एसेट को उठाया, उसको हमने समझा कि आखिर नॉन करंट एसेट क्या होता है। नॉन करंट एसेट को समझने के बाद हमने उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन करा, तो हमारे पास 2 एसेट निकल के आए, एक हमारा टेंजिबल एसेट, दूसरा हमारा इंटेंजिबल एसेट। तो हमारा ये नॉन करंट एसेट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम करंट एसेट कि आखिर करंट एसेट क्या होता है। तो करंट एसेट जो है वो ठीक अपोजिट होता है नॉन करंट एसेट का।
नॉन करंट एसेट हमारा लॉन्ग टर्म एसेट कहलाता है, उसी तरीके से करंट एसेट हमारा शॉर्ट टर्म एसेट कहलाता है। तो करंट एसेट हमारा वो एसेट है जिसको हम विद इन अ ईयर, विद इन अ 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। एसेट विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज 1 ईयर। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म एसेट है। तो जब भी हम करंट एसेट परचेज करते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि इसको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर देंगे। इसके एग्जांपल है कैश, गुड्स, डेटर एक्सेट्रा। तो यहां पर आप देखो कि करंट एसेट क्या है, तो ये जितना भी स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, जितने भी गुड्स हमारे पास पड़े हुए हैं, इस सुपरमार्केट के अंदर जितना भी सामान रखा हुआ है, ये सामान को हम बेचने के पर्पस से लेकर आए और 1 साल के अंदर अंदर बेचने के पर्पस से लाएं। ये थोड़ा कि 1 साल तक हमारा सामान ही नहीं बिकेगा। तो बिजनेस के अंदर हमारा पर्पस होता है कि हम जो भी स्टॉक लेकर आते हैं उसको हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेल कर सके, अपने स्टॉक को कैश में कन्वर्ट कर सके। तो ये जितना भी सामान रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, ये हमारा सब करंट एसेट कहलाता है। ये विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से जो हमारा कैश होता है, जो हमारे डेटर होते हैं, अगर हम बिजनेस के अंदर किसी को उधार में सामान दे रहे तो 2-3 महीने का ही उधार देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। तो डेटर जो है हमारे विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो समझ में आ रहा है, क्लियर है कि करंट एसेट क्या होता है। तो आप देखते हैं अगला फिक्टिशियस एसेट। अब ये फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, तो देखो रियलिटी में फिक्टिशियस एसेट कोई भी एसेट नहीं होता। एक्चुअल में ये एक लॉस होता है जिसको हम जबरदस्ती एसेट मान रहे हैं। एक बार देख लेते हैं इसको। दीज आर नॉट एसेट इन रियलिटी। ये रियलिटी में कोई भी एसेट नहीं होता। एज नो कैश और बेनिफिट कैन बी ड्राइव फ्रॉम दीज इन फ्यूचर। तो ना ही इनसे फ्यूचर में कोई कैश आने वाला है, ना ही कोई बेनिफिट आने वाला है। तो ये हमारे लिए एसेट तो हो ही नहीं सकता। दे आर द लॉसेस। ये एक्चुअल में लॉस होता है। नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। तो क्या कह रहा है ये, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है। तो लेट सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 50 लाख का खर्चा करा 2022-23 में। 2022-23 का मतलब हो गया 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। तो ये हमारा 22-23 है जिसमें 50 लाख का हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करा गया। अब कंपनी ने इतना बड़ा खर्चा तो कर दिया, लेकिन अब कंपनी सोच रही है कि इस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे डालें। अगर 22-23 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साथ इस खर्चे को डाल दें तो इससे तो हमारे अकाउंट्स के अंदर बहुत बड़ा लॉस आ जाएगा। और अगर कंपनी के अकाउंट्स में इतना बड़ा लॉस दिखाई देता है तो उससे कंपनी की रेपुटेशन डाउन होगी, कंपनी की इमेज खराब होगी। तो कंपनी ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, अपनी इमेज बचाने के लिए एक रास्ता निकाला और बोला कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है ये हमने भले ही करा 22-23 में, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट के खर्चे का बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलेगा। तो क्यों ना एक काम करें, इस 50 लाख के खर्चे को एक साथ पूरा का पूरा 22-23 के प्रॉफिट एंड लॉस में ना डालते हुए 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और हर साल 10-10 लाख रुपए इसको एज ए एक्सपेंस दिखा देंगे। तो एबीसी लिमिटेड ने 22-23 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 10 लाख का एक्सपेंस दिखाया, 23-24 में 10 लाख का और दिखाया, 24-25 में 10 लाख का दिखाया, 25-26 में 10 लाख और 26-27 में 10 लाख। टोटल 50 लाख का खर्चे को उसने 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर ये जो काम करा गया इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग के लिमिटेशन के अंदर कि जहां पर बिजनेस के ओनर अपने अकाउंट्स को अच्छा दिखाने के लिए, अपने अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट दिखाने के लिए, लॉस से बचने के लिए इस तरीके की गड़बड़ करते हैं, इस तरीके की हेराफेरी करते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी किया गया। आज की डेट में कंपनीज एक्ट ने इस तरीके की चीजों पे पूरी तरह से रोक लगा रखी है। कंपनीज अब इस तरीके का कोई भी काम नहीं कर सकती। जिस साल का जो भी खर्चा है, जितना भी खर्चा है, आपको उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना पड़ेगा। आप इसको आगे डेफर नहीं कर सकते। तो कंपनीज एक्ट ने कंपनीज के ऊपर तो पूरी तरह बैन लगा लिया, कंपनीज तो ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन अभी भी जो इंडिविजुअल होते हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो पार्टनरशिप होती है, वो इस तरीके के काम अभी भी कर रही हैं। तो इसे बोलते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके की प्रैक्टिस गलत है, लेकिन फिर भी होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग। तो ये पूरी तरीके से विंडो ड्रेसिंग है। तो वापस आओ, हम पढ़ रहे थे फिक्टिशियस एसेट, तो इसी की हम बात कर रहे थे। एक्चुअल में ये कोई भी एसेट नहीं होता, जबरदस्ती हम इसको एसेट मान रहे हैं। जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि जो हमारे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा, जबकि ऐसा हो या ना हो पता नहीं। तो ये हमारे लिए एक्चुअल में लॉसेस होते हैं या फिर आपका वो बहुत बड़े बड़े हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको हम उस साल अकाउंट्स में नहीं डालते जिस साल हमने ये खर्चे करे होते हैं। दे आर लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। जिस साल आपने खर्चा करा है उस साल आपने इसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाला। रिटर्न ऑफ का मतलब यही होता है कि अपने एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना। तो यहाँ पर आपने जिस साल खर्चा हुआ उस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने एक्सपेंस को नहीं डाला, जबकि आपने इसको एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए डेफर करा। इसका एग्जांपल यही है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है ये भी हमारा लॉस होता है। इसको भी फिक्टिशियस एसेट ही माना जाता है। अब ये किस तरीके से होता है, क्यों माना जाता है, इसके बारे में अभी बात करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाद में डिस्कस करेंगे, जब इसका सही टाइम आएगा तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो काफी है। तो ये हमारे फिक्टिशियस एसेट भी कंप्लीट हो गए। तो आपको ये एसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया किसको हम एसेट बोलते हैं।